हेलो दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इस फाउंडेशन लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम मॉड्यूल ए का चैप्टर 3 दैट इज इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड नीति आयोग इस टॉपिक में से इस चैप्टर में से नीति आयोग के पूरे कॉन्सेप्ट को जस्ट इन वन शॉट इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, राइट। और वो भी बहुत ही तेजी से फटाफट डिस्कस करेंगे जो भी हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट टॉपिक है, राइट। आगे बढ़ने से पहले 3rd से 8th जुलाई के बीच में जो क्लासेस हुए थे उनके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि जो पीपीबी की क्लास है मंडे को हुई थी मेघा मैम के द्वारा 7 पीएम, और ये लेक्चर आपका अवेलेबल करवा दिया गया था। एएफएम की जो क्लास है वो निशांत सर ने ली थी ट्यूसडे को, आपको ये अवेलेबल करवा दिया गया था एट 7 पीएम। आईएआईएफएस की क्लास मेरे द्वारा ली गई थी, ये वेडनेसडे को आपको 7 पीएम पर अवेलेबल होगा, और इसी तरीके से पूरा सीक्वेंस है। एंड सैटरडे के आज की क्लास जो है 7 पीएम पर आपको प्रोवाइड हो रही है आईईआईएफएस की। तो इसी तरीके से हर वीक हर हफ्ते हम आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव उनको कवर करने के लिए ये पूरी फ्री ऑनलाइन क्लासेस आपके सामने लेकर आए हैं, फाउंडेशन क्लासेस, जहां पर आप कंप्लीटली इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हो, राइट। तो नीति आयोग को जो बनाया जा रहा था, इसमें सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि नीति आयोग से पहले क्या कोई ऐसी बॉडी थी जिसको रिप्लेस किया जा रहा था? जी हाँ। तो प्लानिंग कमीशन नाम की एक बॉडी को बनाया गया था। इसे 1950 में बनाया गया था, 1950 में। क्यों बनाया गया था भाई? व्हाई वाज इट क्रिएटेड? ये बनाया गया था बिकॉज हम 5 ईयर प्लान्स को चाहते थे कि बनाया जाए। 5 ईयर प्लान्स में हम एक तरीके से एक फोकस ऑब्जेक्टिव लेकर चलते थे। हम फिर उसमें ये कहते थे कि इस ऑब्जेक्टिव को और हमारे सारे जो रिक्वायरमेंट्स है उनको इकोनॉमिक टर्म्स में कैसे हम फुलफिल करेंगे, उसके लिए हम कुछ टारगेट सेट करेंगे। और उन टारगेट्स को अचीव करने का जो मेथड है, जो तरीका है, हाउ वी हैव टू इम्प्लीमेंट, हाउ वी हैव टू अचीव, उन चीजों को हम अपने प्लान में लिख देते थे कि हाँ ये चीजें करनी है, उनको कैसे करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो सब। तो ये 5 ईयर प्लान्स को बनाएगा कौन? इससे रिलेटेड एडवाइस जो है प्लानिंग कमीशन देता था। और ये प्लानिंग कमीशन एक्चुअली इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर किसी तरीके से किसी भी एक्ट में देखने को नहीं मिलेंगे। तो इट वाज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी। तो एक्ट में होता है तो स्टैट्यूट कहा जाता है एक्ट को, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। बट ये क्या था? ये एक एडवाइजरी बॉडी था, ठीक है। बट इस एडवाइजरी बॉडी से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स जो है आने लगे। 5 ईयर प्लान्स तो बन रहे हैं, चलो ठीक है, पर इससे रिलेटेड कुछ कंसर्न्स आने लगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को लाया जाता है, प्लानिंग कमीशन को एक्चुअली रिप्लेस करके नीति आयोग को लाया जाता है, ठीक है। तो ये किया जाता है। इसके पीछे ये प्लानिंग कमीशन को क्यों हटाया गया वो जानना भी जरूरी है। तो वो सबसे पहली बात तो ये कि हम फॉर्मली चीजों को प्लान कर रहे हैं, और एक समय ऐसा आया था कि प्लानिंग कमीशन नॉट जस्ट एडवाइस कर रहा था, ये पूरी तरीके से पॉलिसी डिसीजंस लेने लगा था, ठीक है। इतना पावरफुल बॉडी बन गया था। और ये प्लान करने के बाद कहाँ प्लान करता? यूनियन लेवल पर, यानी कि सेंटर के लेवल पर। और इसे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को बता दिया जाता कि भाई ये प्लान है, ये अचीव करना है, इस तरीके से करना है। तो ये स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अब उसे इम्प्लीमेंट करने में लग जाते। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, जिस चीज को स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को इम्प्लीमेंट करना है, उस चीज से रिलेटेड उनका किसी भी तरीके से बहुत खास हम ये नहीं कह सकते हैं कि उस प्लान के बनाने के समय इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के साथ कोई किसी भी तरीके का जो है कंसल्टेशन किया जाता है, ठीक है। किया जाता था बट फॉर्मल लेवल पर अच्छे से नहीं होता था, ये चीज थी। और इसके साथ जो ये प्लानिंग का पूरा प्रोसेस है, उसमें कहीं ना कहीं जो मार्केट फोर्सेस हैं उनको बहुत नुकसान होता था। मार्केट फोर्सेस का क्या मतलब है? जो प्राइवेट सेक्टर है उसको नुकसान होता था। एक तो हो गया हमारा गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सारे डिसीजन गवर्नमेंट ले रहा है कि कैसे प्लान करना है, इकोनॉमी कैसे चलेगी, तो भाई जो लोग प्राइवेट सेक्टर में उनसे भी तो एडवाइस लेना है, तो वो नहीं हो रहा था। इसके साथ सेंट्रलाइज्ड एक अथॉरिटी बनते जा रही थी, यानी कि सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी प्लानिंग कमीशन बनते जा रहा था। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का क्या रोल है? ठीक है, स्टेट्स का क्या रोल है वो चीज सही से डिफाइंड नहीं थी। और इस चीज से रिलेटेड स्टेट्स काफी ज्यादा इसमें जो है प्रोटेस्ट और कहते थे कि हमारा भी इसमें से होना चाहिए, तो वो नहीं था। अब इसके साथ अकाउंटेबिलिटी के भी इश्यूज आने लगे कि जो प्लान्स बना रहे थे, कुछ प्लान्स तो भाई फेल होते थे, या फिर सही जो टारगेट्स है वो अचीव नहीं कर पाते थे। तो ऐसे प्लान्स का क्या क्या हम देख रहे हैं कि किस वजह से फेल हो रहे हैं? क्या हम मॉनिटर कर रहे हैं कि ये फेल ना हो?
तो ये चीजें थोड़ी सी मिसिंग थी, राइट। तो इन वजह से ये सारे कंसर्न्स हैं, और यहाँ पर हमने देखा, समराइज अगर हम करें, देयर इज अ टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। सेंटर डिसीजन ले रहा है प्लानिंग कमीशन के साथ, और उन्हें स्टेट्स को बता रहा है फ्रॉम द टॉप, ये डिसीजन स्टेट्स तक आ रहा है, और स्टेट्स उसे बस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि दिस इज अ टॉप डाउन अप्रोच। टॉप से डिसीजन लिया जा रहा है, बॉटम में से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एक्चुअली होना क्या चाहिए, बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए, ठीक है, जहां पर जो स्टेट्स है उनकी सहमति भी ली जा रही है जब ये 5 ईयर प्लान बनाया जा रहा है। तो वो नहीं हो रहा था, बॉटम अप अप्रोच नहीं था, ओनली टॉप डाउन अप्रोच था। इसी तरीके से कोऑपरेशन नहीं था सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में इस प्लान को बनाने से रिलेटेड, किसी तरीके का इनोवेशन नहीं था, ये नहीं देखा जा रहा है। हमने देखा अभी अभी कि ये नहीं देखा जा रहा है कि क्यों प्लान फेल हो रहे हैं या फिर टारगेट अचीव नहीं किया जा रहे हैं, सही से मॉनिटरिंग भी नहीं होती थी, ठीक है। तो इस वजह से हम कोई इनोवेशन नहीं ला पा रहे थे, कि जब ये पता चलेगा कि प्लान सही से टारगेट क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तभी तो हम इनोवेशन लाएंगे, नई चीजें करेंगे। तो बहुत अच्छे से फॉर्मल वे में नहीं किया जाता था। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ फेडरल यूनिट, जहां पर हम कह सकते हैं स्टेट यूनियन टेरिटरीज का पार्टिसिपेशन नहीं था। अब देखिए, अब प्लानिंग कमीशन को लाया गया कब, 1 जनवरी 2015 में। और ये प्लानिंग कमीशन एक्चुअली डिजाइन, पॉलिसी, प्रोग्राम, फ्रेमवर्क, इसके कई सारे हम कह सकते हैं विंग्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो डिजाइन करना पॉलिसीज को, और प्रोग्राम्स के फ्रेमवर्क से रिलेटेड डिसीजंस लेना, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल है प्लानिंग कमीशन का। यहाँ अगर हम देखें, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। आप देख रहे हो, जो भी चीजें प्लान की जा रही हैं, जो फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है, उन्हें मॉनिटर किया जाएगा। तो इससे रिलेटेड एक डिपार्टमेंट भी है हमारे नीति आयोग का। नीति आयोग एक्चुअली एक थिंक टैंक है, यानी कि इनोवेशन इनोवेशन को लाकर, यानी कि नई चीजें, नया जो हमारा दौर है, जो बच्चों के माइंड सेट हैं, और इसी तरीके से बच्चे काफी इनोवेटिव और नई चीजें के बारे में सोचते हैं, राइट। तो इसी तरीके से ये एक थिंक टैंक है, यानी कि पॉलिसी एडवाइस करेगा, राइट। एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब इसमें जो है क्रिएट किया गया है, जहाँ पर इनोवेशन को आगे बढ़ाने से रिलेटेड स्टेप्स लिए जा रहे हैं। आप देख रहे हो, जो जो कमियां थी उन सभी को मिटाने की कोशिश। एंड फॉस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जहाँ पर कोऑपरेशन है ऑफ ऑल द स्टेट्स, स्टेट्स के साथ में है, और इन सारे स्टेट्स का सेंटर के साथ में भी कोऑपरेशन है। तो ये कोऑपरेशन को हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। फेडरलिज्म में जो पावर्स हैं वो डिवाइडेड हैं बिटवीन दी स्टेट्स एंड सेंटर। तो इस चीज को हम फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कह सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे नीति आयोग के, सबसे पहली बात तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, स्टेट्स को इन्वॉल्व करना होगा। ऑल्सो विलेज लेवल पर प्लानिंग करना काफी ज्यादा जरूरी है। इन सभी चीजों में स्पेशल अटेंशन टू सेक्शंस एट रिस्क ऑफ नॉट बेनिफिटिंग एडिक्वेटली, यानी कि ऐसे सेक्शंस हमारे जो हमने स्टेट्स पर ध्यान दे दिया, विलेजेस से रूरल लेवल पर ध्यान दे दिया, और ऐसे पीपल जो कि बैकवर्ड हैं, जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं, उन पीपल पर भी ध्यान देना जब हम चीजों को प्लान कर रहे हैं, पॉलिसी डिसीजन ले रहे हैं, वो जरूरी है। साथ में नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना है, कि इसके वजह से नेशनल सिक्योरिटी को कोई इश्यू तो नहीं हो रहा है। इनोवेटिव इम्प्रूवमेंट्स लेकर आना, थिंक टैंक्स के साथ कोलैबोरेट करना, नॉलेज, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम, आप देख रहे हो वही चीज है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। कंसर्न्स को अगर आपने समझ लिया अच्छे से, तो आप आराम से ऑब्जेक्टिव्स जो नीति आयोग के हैं वो समझ जाओगे। रिजोल्यूशन प्लेटफॉर्म, यहाँ पर जब स्टेट्स स्टेट्स के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, सेंटर के साथ भी, तो ये सारे अपने आप में जो इश्यूज है उन्हें रिजॉल्व करने के लिए एक तरीके से नीति आयोग एक प्लेटफॉर्म बन गया है, जहाँ पर इन इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सकता है। रिसर्च हो गया, टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी बिल्डिंग, इसके ऑब्जेक्टिव्स है। अब इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसके चेयरपर्सन क्या है, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन है। यहाँ पर देखिए, एक गवर्निंग काउंसिल को एस्टैब्लिश किया जाता है। अब ये गवर्निंग काउंसिल क्या है, ये काउंसिल में आपके सारे जो स्टेट्स हैं उनके सीएम्स होंगे, और यूनियन टेरिटरीज के जो हेड्स है, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, वो सब होंगे। अभी गवर्निंग काउंसिल इज द टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी, ठीक है। गवर्निंग काउंसिल टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है, यानी कि यहाँ सेंटर और स्टेट सब मिल के डिसीजन ले रहे हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि ये हो गया एक तरीके से बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच नहीं रहा जो प्लानिंग कमीशन का था, अब ये बॉटम अप अप्रोच पे हम आ गए हैं। नीड बेसिस कंप्राइजिंग सीएम्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स का जो है रीजनल काउंसिल भी बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट रीजन का एक काउंसिल बना दिया, राइट। तो वो रीजनल काउंसिल्स हो गए। एंड फुल टाइम मेंबर्स, इसमें पार्ट टाइम मेंबर्स हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है, 4 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है,
जो सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं सेंट्रल लेवल पर, उनमें से 4 मिनिस्टर्स को जो चेयरपर्सन यानी कि प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे कि आप जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, यानी कि आप मिनिस्टर तो हो ही हो, साथ में आप नीति आयोग के मेंबर भी हो। तो 2 आपके जो है ऑफिस के रोल्स होंगे, इसे एक्स ऑफिशियो कहा जाता है। स्पेशल इन्वाइटीज एक्सपर्ट्स हो गए, सीईओ होगा इसमें, सेक्रेटेरिएट होगा, राइट? तो ये सारा इसका कॉम्पोजिशन है। अब 7 इंपॉर्टेंट पिलर्स है नीति आयोग के फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस। ये प्रो पीपल होगा, प्रो एक्टिविटी होगा, जहां पर सारे सिटीजन्स के नीड्स के हिसाब से पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करेगा, सिटीजन्स का इन्वॉल्वमेंट और भी ज्यादा होगा इसमें, एम्पावर करेगा वुमेन इन ऑल द एस्पेक्ट्स, एससी एसटी का इंक्लूजन, माइनॉरिटीज एज वेल एज ओबीसी का इंक्लूजन, इक्वालिटी, यूथ को अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी, मेकिंग गवर्नमेंट विजिबल एंड रिस्पॉन्सिव, गवर्नमेंट को और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएगा, यानी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नेंस से रिलेटेड जो स्टेप्स ले रही है, उनका इंफॉर्मेशन पीपल को और सभी को रहेगा, विच इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट है, हमें पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, इजंट इट? तो वो चीज है, ये सारा कुछ है नीति आयोग के जो पूरे कॉम्पोजिशन और उसके फ्रेमवर्क में। अब नीति आयोग ने एक स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट लेकर आए थे, नीति आयोग स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75, ठीक है, 2022 में 75 ईयर्स जो हमारे हो गए आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये लेकर आया गया था नीति आयोग के द्वारा, जहां पर 41 क्रिटिकल ऐसे एरियाज है इंडिया में जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, ये कहा गया। और इन क्रिटिकल एरियाज में से जो ड्राइवर्स हैं, यानी कि ऐसे चीजें जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं, इन चीजों को आइडेंटिफाई किया गया और इन चीजों को और आगे बढ़ाने से रिलेटेड इसमें आपको टारगेट देखने को मिलेंगे कि ये टारगेट है, इन चीजों को हम ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने से रिलेटेड तो 4 पार्ट्स में ये पूरा डॉक्यूमेंट है, ड्राइवर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन एंड गवर्नेंस। आप देख रहे हो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, इंक्लूजन यानी कि वुमेन और साथ के साथ एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज, इन सभी को इंक्लूड करना, साथ में पीपल जो फाइनेंशियली इंक्लूडेड नहीं उन्हें भी इंक्लूड करना, तो हर तरीके का इंक्लूजन। गवर्नेंस, जहाँ पर गवर्नमेंट के एक्टिविटीज और भी ज्यादा सिटीजन सेंट्रिक है और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, इन चीजों को ध्यान में रखकर गवर्नेंस के स्टेप्स लेना। तो ये सारी चीजें स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट में दिए गए थे, राइट? अब इस क्वेश्चन को आप आंसर कर पाओगे, दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का फंक्शन नहीं है। डेवलप अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटी सेक्टर्स टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्रिएट स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, या फिर इम्प्लीमेंट सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। काफी इजी है, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।